ये जलोढ़ के मैदान का पूरा चित्र है। आप लोग इसको बना सकते हैं। पहले इसको आप बना लीजिए कि जलोढ़ का मैदान क्या होता है। सारे मैदान हम लोगों ने पढ़ लिए थे। निक्षेपात्मक मैदान जो बचा था हमारा, उसी में सबसे महत्वपूर्ण जो मैदान है जलोढ़ का मैदान। तो डिपोजिशनल मैदानों में सबसे महत्वपूर्ण यही है। इस पर बहुत सारे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। इसके जो विभिन्न क्षेत्र बने हैं उन पर भी सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो ये पूरा का पूरा चित्र जलोढ़ के मैदान का है। जलोढ़ शब्द से ही समझ जाइए, एलुवियल प्लेन शब्द से ही समझ में आता है। जलोढ़ अर्थात जल के द्वारा निर्मित हुआ मैदान। अब जल कहाँ से आया? तो समुद्र का जल तो है नहीं कि समुद्र के जल से हो, तो सीधा सा मतलब है कि नदियों के प्रवाह के क्षेत्र में, या जो नदियां ग्लेशियर से या जितने भी प्रकार के पहाड़ी क्षेत्र हैं या अपने मुख्य धाराओं से जब आगे बढ़ती हैं अपनी सहायिकाओं के साथ या अपनी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके साथ, तो फिर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने के क्रम में कई प्रकार की हमारे यहाँ संरचना बनाती हैं। खासतौर से हम उत्तर भारतीय क्षेत्रों में इस प्रकार की संरचना बड़ी मात्रा में देखते हैं। इसी तरह की संरचना हम चीन के क्षेत्र में हांगो नदी, यांगत्से सिटी नदी में देखते हैं। इसी तरह की संरचना हम इजिप्ट में भी देख सकते हैं, लेकिन इजिप्ट का प्रमुख स्वरूप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकते। अमेजन का जो क्षेत्र है उसका जो प्रवाह का क्षेत्र है बिल्कुल ऐसा ही। अर्थात दुनिया की जितनी प्रमुख नदियों का क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं ऐसी ही संरचना का निर्माण करता है। तो क्रम से इसको देखते चले जाइए। जो भी नदियां हैं वो प्रमुख रूप से पर्वतीय क्षेत्र, जो मुख्य रूप से उच्च प्रवाह के क्षेत्र हैं, वहां से प्रारंभ होती हैं। और इस प्रारंभ होने का मतलब है वहां पर जो भी ग्लेशियर हैं उनके कहीं ना कहीं गलने की वजह से, या हमारे यहाँ जैसे ग्लेशियर के साथ ही जो मानसून का पानी है, मानसून की वर्षा है, उसकी वजह से नदियों में प्रवाह निरंतर बना रहता है। ये जो संरचना है वो वहीं पर। नदी मार्ग, बहुत तेजी से नदियां नीचे की ओर उतरती हैं। यहाँ पर प्रवाह बहुत ज्यादा तेज होता है, जो भी मुख्य धाराएं होती हैं उनकी, और वो अपनी सहायिकाओं के साथ, जैसे हम गंगा का प्रवाह की ओर ही ले लें केवल और केवल, तो गंगा के प्रवाह में हम ये देखते हैं कि जो भी नदी है उसमें कई सारी नदियां, अलकनंदा, भागीरथी, कालीसिंध, इस तरह से कई प्रकार की नदियां लगातार मिलती चली जाती हैं और वो आगे बढ़ती चली जाती हैं। तो वो ट्रिब्यूटरी की सहायिकाओं के साथ आगे बढ़ती हैं। तेज बहाव होने की वजह से नदियां अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से सिल्ट लेकर आती हैं, बहती चली जाती हैं। कंकड़, पत्थर या पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं या बड़े भी हो सकते हैं, कई तरह की स्थितियां, वो जो अपने साथ बहाती हैं तो किसी एक स्थान पर वो आगे बढ़ाकर जमा करती चली जाती है। ये जो सिल्ट है, ये जो कंकड़ पत्थर हैं, यहाँ पर सिल्ट तो पूरी तरह से नहीं, यहाँ पर केवल कंकड़ पत्थर होते हैं, तो वो ककरीले मैदान कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉन्क्रीट प्लेन कहलाते हैं ये सारे के सारे। नदियां उसी क्रम में आगे जब बढ़ती हैं तो जो अवसाद जमा हो जाते हैं, तो उन अवसादों की जमा होने से कई प्रकार के शंकु या अंतः शंकु की, कोन या इनर कोन जैसी संरचनाएं बनाते हैं, जहां पर कठोर चट्टानों की स्थिति होती है और नदियां उन चट्टानों को नहीं अपर्दित कर पाती, जल नहीं अपर्दित कर पाता, नहीं तोड़ पाता, तो वह क्षेत्र उत्तल आकृतियों का, कठोर चट्टानों का क्षेत्र बनता है, जिसे हम कोन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्षेत्र जो कमजोर चट्टानों के होते हैं, टूट जाते हैं और टूटने की वजह से वहां से नदी का प्रवाह या झील की संरचना तक बन जाती है, तो वह क्या है, अवतल दर्पण जैसी या अवतल आकृतियां बनती हैं, कॉनकेव स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम इनर कोन या अंतः शंकु के नाम से जानते हैं। तो ये नदियों के प्रवाह की स्थिति में है, और नदियां इन्हीं क्षेत्रों में जहां पर जल जमा कर लेती हैं, जो निचला क्षेत्र होता है, जो अंतः शंकु का क्षेत्र होता है, कमजोर चट्टानों का क्षेत्र होता है, वहां पर तराई के मैदान बनाती हैं। तराई के क्षेत्र वहां पर बनते चले जाते हैं। अर्थात यह यहाँ पर अवसाद भी जमा करती हैं, प्लस पानी का प्रवाह निरंतर बना रहता है। यहाँ पर फिर कई तरह की संरचनाएं हैं, जैसे खादर है, बांगर है, इस तरह की संरचनाओं का निर्माण करती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। उसके साथ ही नदियां जब आगे बढ़ती हैं तो उसके जो निचले क्षेत्र होते हैं तो वो
बहुत ज्यादा पानी भर जाने की वजह से बाढ़ के मैदान बन जाते हैं। और ये हर वर्ष नए पानी का क्षेत्र होता है। हर वर्ष नए पानी का ये जो क्षेत्र है, वहीं पर जो आकृतियां निर्मित होती हैं उनकी अगर बात करें, चाहे तराई के क्षेत्र हो चाहे बाढ़ के मैदान, जैसे बांगर का क्षेत्र आता है, तो बांगर का है, खादर का है, तराई के क्षेत्र है, आपका भावर के क्षेत्र है। भावर के क्षेत्र ज्यादातर ऊंचे क्षेत्रों में जहां पर पानी जमा हो जाता है, रुक जाता है, भर जाता है और निरंतर पानी आकर वहां पर भरता रहता है। खासतौर से हमारे सिंधु नदी के जो क्षेत्र हैं, पंजाब का क्षेत्र है, हरियाणा का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ये सब भावर के क्षेत्र हैं जितने भी हैं। इसी तरह जब और नदियां आगे बढ़ती हैं तो वहां पर हमको खादर के क्षेत्र मिलते हैं, बांगर के मिलते हैं। बांगर की बात करें तो बांगर के जो क्षेत्र होते हैं वो हमेशा पुरानी मिट्टी के क्षेत्र होते हैं। इसका मतलब है वो भी ऊंचे क्षेत्र ही होंगे, पुरानी मिट्टी के हैं तो ऊंचे ही क्षेत्र होंगे। इसका सीधा सा मतलब है नदियां वहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं ला पाती हैं। इसका सीधा सा स्वरूप है वही भावर का ही क्षेत्र या उससे अटैच क्षेत्र। पंजाब के, हरियाणा के या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्र हैं, ऊंचे क्षेत्र हैं जहां पर दलदली स्वरूप बन गया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वन्य जीवों के लिए बहुत अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं और भारत के कई प्रसिद्ध वन्य जीव क्षेत्र यहीं पर खासतौर से पश्चिमी क्षेत्र में हमको मिलते हैं। आगे बढ़ने पर आपके खादर के क्षेत्र मिलते हैं। खादर एक ऐसी संरचना जहां पर नदियां या खादर जो प्रत्येक वर्ष बदलने वाली मिट्टी के क्षेत्र हैं। प्रत्येक वर्ष बदलने का मतलब ये है नदियां बहुत तेज बहाव के साथ आती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पानी अपने साथ लेकर आती हैं और वह पानी प्रत्येक वर्ष बदल जाता है। तो हर वर्ष बदलने की स्थिति है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी क्षेत्र हैं सारे के सारे हर वर्ष यहाँ पर पानी बदलने की स्थितियां होती हैं। तो ये नए क्षेत्र हैं। नए क्षेत्र जैसे हमारे आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हो सकते हैं, ये बिहार के क्षेत्र हैं या बंगाल तक के जितने भी क्षेत्र हैं, तो गंगा नदी के प्रवाह में ये सारे के सारे, क्योंकि ये निचले क्षेत्र हैं, नीचे के क्षेत्र हैं, इसलिए ये क्षेत्र प्रत्येक वर्ष पानी से जूझते रहते हैं या यहाँ की मिट्टी प्रत्येक वर्ष बदल जाती है। यहीं पर तराई के जो क्षेत्र बनते हैं, तराई के क्षेत्र भी ऐसे ही क्षेत्र हैं, दलदली क्षेत्र हैं जो बहुत ऊंचे नहीं बहुत नीचे नहीं, लेकिन वहां पर पानी आकर जमा हो जाता है तो दलदली क्षेत्र बन गए हैं। ये सारे के सारे जो हैं वो तराई के क्षेत्र हैं, अर्थात जहां पर पानी की मात्रा बनी रहती। तो ये इससे यहां से यहां तक हमको कई प्रकार की संरचनाएं तराई के क्षेत्र में और बाढ़ के मैदानी क्षेत्र में मिलती हैं, जो मुख्य रूप से पंजाब से लेकर अगर हम देखें उत्तर भारत में तो बिहार और पश्चिम बंगाल तक हमको बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। कई ऐसी नदियां होती हैं जब अपने तेज मोड़ पर कहीं पर सिल्ट जमा कर देती हैं बहुत बड़ी मात्रा में, तो वो फिर विसर्प जैसी स्थिति बनाना शुरू कर देती हैं। विसर्प का मतलब जहाँ बीचों बीच बहुत बड़ी मात्रा में सिल्ट जमा है तो नदियां उसको किनारे किनारे प्रवाहित होती चली जाती हैं और जैसे सांप की आकृति होती है, उस सांप की जैसे चलने की आकृति होती है, उस तरह की संरचनाएं बनती। उत्तर भारत की हिमालयी नदियों में यह गुण बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि यह अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है जितनी भी हिमालयी नदियां हैं, और ये विसर्प बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे झेलम भारत की सबसे ज्यादा विसर्प बनाने वाली नदी है। ये युवावस्था की नदी है, विसर्प है, युवावस्था है, उसकी चाल ही ऐसी है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो नदियां हैं खासतौर से बनाती हैं। गाद या सिल्ट का क्षेत्र तो वही है जहाँ जो सिल्ट जमा होता रहता है। विसर्प के क्षेत्र में जमा होगा तभी तो कहीं पर सिल्ट जमा होगा तभी विसर्प का संरचना बनेगी। आगे बढ़ते हुए जो गहरे क्षेत्र होते हैं इन्हीं विसर्प के क्षेत्रों में ही या गाद या सिल्ट जमा करने के क्षेत्र में ही जो इनर कोन बनता है, अंतः शंकु बनता है, इस तरह की जो संरचना बनती है तो वो झीलों की संरचना बन जाती है। और क्योंकि ये झीलों की जो डिजाइन है कुछ कुछ गाय के खुर की तरह की होती है, बैल के खुर की तरह की, इसलिए इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, गोखुर झीलें कहा जाता है। गोखुर झीलों में बूलर झील सबसे प्रसिद्ध झील है, ध्यान रखिएगा। बूलर झील है, डल झील है, ये सब की सब जो है ऑक्सबो झील है, क्योंकि इनकी संरचना सिल्ट जमा होने की वजह से झेलम या चेनाब नदी के द्वारा अपने साथ लाए गए सिल्ट जमा होने से ये गोखुर विसर्प की तरह की डिजाइन बनी और गोखुर झीलों का निर्माण यहाँ पर हो गया। तो ये संरचना ध्यान रखिए। उसके और आगे बढ़ें तो नदियां
आगे बढ़ने में, खासतौर से निचले क्षेत्रों में जो समुद्र के तल के बराबर के क्षेत्र हो सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। खासतौर से भारत की जितनी भी ऐसी नदी जो बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं, पूर्वी घाट की तरफ बहती हैं, वो लगभग सभी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है बंगाल का जो जितना भी हमारा पूर्वी घाट का तटीय क्षेत्र है वो काफी निचला, उबड़ खाबड़, टूटा फूटा और बहुत कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो नदियां क्या है, यहाँ पर पहुंचने के बाद, या हम ये कहें कि पूरा पूरा मैदानी क्षेत्र ही है, और नदियां यहाँ पर प्रवेश करने के बाद कई सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज या वितरिकाओं में बिखर जाती हैं। अर्थात जैसे ये आपका पंजा होता है, तो पंजे की तरह की आकृति में बिखर जाती हैं। एक धारा इधर, एक धारा उधर, एक धारा इधर, एक धारा उधर, एक धारा इधर, तो इस तरह की आगे बढ़ती चली जाती हैं। और नदी केवल मुख्य धारा से जाकर समुद्र से नहीं मिलती है, नदी कई सारी वितरिकाओं में टूटकर मिल जाती है। ये जो वितरिकाओं का क्षेत्र होता है, इसी को डेल्टा कहते हैं, डेल्टाई मैदान कहते हैं। ये सारा का सारा ध्यान रखिएगा। डेल्टा और एक्चुअली दो तरह की संरचनाएं होती हैं। एक्चुअली जो संरचना होती है कुछ ऐसी होती है कि कोई भी नदी जब किसी ऊंचे पहाड़ी से एक ही बार में सीधे नदी से मुख्य धारा में मिल रही है, अर्थात समुद्र से मुख्य धारा जो है वो सीधे सीधे मिल रही है, तो ये एक्चुअली कहलाती है। जैसे हमारी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की ओर जाने वाली नदियां, चाहे नर्मदा है, नर्मदा भी एक्चुअली बनाती है, ताप्ती है, ताप्ती भी एक्चुअली बनाती है। तो कारण ये है क्योंकि पश्चिमी घाट का जितना क्षेत्र है वो ऊंची पहाड़ियों का, नदियां इसके प्रवाह में पहुंचती हैं और उसके बाद ऊंचे तल से नीचे की ओर गिर रही हैं, इसलिए एक्चुअली का निर्माण कर रही होती। लेकिन पूर्वी घाट की जो नदियां हैं हमारी, वो ज्यादातर डेल्टा का निर्माण करती हैं, क्योंकि वह जाकर सीधे सीधे समुद्र के बराबर तल पर या मैदानी क्षेत्र में बहना शुरू कर देती हैं, और इसी को डेल्टा का मैदान कहते हैं। और ये कई सारी वितरिकाओं में, कई सारे टुकड़ों में टूटने के बाद जो धाराएं जाकर समुद्र में मिलती हैं, उस तरह की संरचना या डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा के लिए प्रसिद्ध हैं, जैसे भारत का सुंदरवन का डेल्टा, या गंगा नदी का डेल्टा है, महानदी का डेल्टा है, गोदावरी का डेल्टा है, कृष्णा का डेल्टा है, कावेरी का डेल्टा है। ये सब भारत के प्रमुख डेल्टाई क्षेत्र हैं। मिसिसिपी का डेल्टा जो हमारे पंजे की आकृति का डेल्टा है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है। कई बार प्रश्न आया पंजे की आकृति का डेल्टा, तो मिसिसिपी का डेल्टा। वृक्ष की तरह का डेल्टा बनाती हैं नदियां, शंकु की तरह के कई सारे शंकु जैसी डिजाइन बनाते हुए डेल्टा बनाती हैं, आयत की तरह की डेल्टा बनाती हैं, त्रिभुज की तरह के डेल्टा बनाते, कई तरह के डेल्टा होते हैं। तो ये सब जाकर समुद्र में फिर मिलते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों को डेल्टाई मैदान कहते हैं। ये भी काफी उपजाऊ क्षेत्र हैं, मैंग्रोव के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं। जैसे हमारा सुंदरवन का क्षेत्र मैंग्रोव वनों के लिए एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्र वन जो है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जितने भी हैं, और बाकी डिटेल हम लोगों ने पढ़ी ली कि जो मैदानों की संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के मैदान होते हैं, वो कैसे मैदान पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ मैदानों के नाम हैं जो मैं बोल देता हूँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे कास्ट के मैदान हैं जो चूने पत्थर के प्रदेशों में पाए जाते हैं, जैसे सर्बिया है, मॉन्टेनेग्रो है, भारत में चित्रकूट का क्षेत्र है, युगोस्लाविया के क्षेत्र है, ये कास्ट के मैदान हैं। हिमापर्दित मैदान हिमानी के क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं, जैसे कनाडा है, फिनलैंड है, स्वीडन है, और चीन के क्षेत्र हैं, खासतौर से यूरोप के अन्य क्षेत्र हैं। जलोढ़ या एलुवियल प्लेन जो है वो नदियों के मैदान क्षेत्र कहलाते हैं, जैसे सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान, मिसिसिपी का मैदान, नील नदी का मैदान, डेन्यूब का मैदान, हांगो का मैदान, यांगस्टी सिटी का मैदान, इस तरह से कई सारे मैदान। इसी तरह लोयस के मैदान चीन के क्षेत्रों में प्रमुख हैं जो वायु अपर्दन से बनते हैं। तटीय मैदान या महाद्वीपीय मग्न तट पर, कोरोमंडल के तट पर, और फ्लोरिडा अमेरिका के तटों पर। पेनी प्लेन या संप्राय मैदान जो खासतौर से ऊपरी धरातल छटने की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में जो बनते हैं, जैसे रूस और पेरिस के क्षेत्र में हो सकते हैं। झीलों के मैदान जो झील के क्षेत्रों में बनने वाले मैदान होते हैं, जैसे नीदरलैंड के मैदान हो सकते हैं, भारत में कश्मीर के मैदान हो सकते हैं। तो इस तरह के मैदान जो है, ठीक है मित्रों, तो ये मैदान वाला हिस्सा आपका समाप्त होता है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।